नमस्कार, सुप्रभातम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है अपने सत्य केतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो है हमेशा की तरह अपनी ये स्पेशल क्लासेस में हम लोगों ने जो है वो हमेशा की तरह अपने ये कुछ 15 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग लेके आए हैं, बराबर ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आपको कहने की जरूरत नहीं है कि भाई 15 क्वेश्चंस है, इसमें आप लोग जो है वो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हमेशा की तरह मैं यही कह रहा हूँ कि अपने इस 15 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आपको नोट करना है अपनी कॉपी में, बराबर ना। ओके, अगर हम लोग अपनी मेहनत करके अगर आपके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो आपकी भी ये फर्ज बनता है कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको नोट डाउन करते हैं, बराबर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। प्यारे विद्यार्थियों, परसों हमने पढ़ा था, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है। कल तो हमारा आंसर था सोयाबीन। कल हम लोगों ने जो है ये भी क्वेश्चन दिया था कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होती है। ऑप्शन में सोयाबीन नहीं दिया था, उसके बाद हमने दी थी मूंगफली। आज हमने दिया है कि प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं जिनमें सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। वो कौन से दो ज्ञात स्रोत है, अब हमें ये बताना है। ओके, तो परसों वाले क्वेश्चन को जो है वो हमने एक साथ कंबाइंड कर लिया है। ओके, MS चौधरी, सौरभ नेगी, सिक्कर, आशीष, आरू चौधरी, अरुण चौधरी, आशीष, अचल सिंह, बहुत अच्छा, शाबाश। आप सभी को मेरा वंदे मातरम, जय हिंद। ओके, चलो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये लो सी आंसर। सीधी सी बात है कि परसों आंसर सोयाबीन बताया था, कल आंसर मूंगफली बताया था, आज आंसर ये दोनों बता देते हैं, ठीक है, यानी कि सी। तो फर्स्ट में जो है वो सी हमारा राइट है। सर जी, अब तो हम सब टूर पे जा रहे हैं, बोलिए आपको कुछ लेना हो तो हम लेकर आएंगे 3 साल बाद। अच्छा, 3 साल बाद, चलो भाई, चलो ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। वह कौन सा जैव रूपांतरण है जो मानव शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। एडीपी मतलब और एटीपी। देखो, एडीपी से एएमपी, एटीपी और एडीपी इस प्रकार से है। तो जल्दी से मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एडीपी मतलब एडिनो डाइफॉस्फेट, एटीपी मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दो भाई, क्या होगा। ओके, सेकंड का आंसर, सबसे पहले आंसर आया है विष्णु शर्मा, फिर सिकर, आलाजाट, फिर आशीष, सौरभ नेगी, MS चौधरी, बहुत अच्छा। सेकंड का बी आंसर आ रहा है भाई। ओहो, वेरी गुड, शाबाश अरुण चौधरी, बी आंसर, बहुत अच्छा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों को जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तब हमारे शरीर में जब एनर्जी जो बनती है ना वो ग्लूकोज के रूप में बनती है, यानी कि एटीपी के रूप में बनती है। हम लोगों को जो ऊर्जा मिलती है ना वो एटीपी के रूप में बनती है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो सीधा ही कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 इससे क्रिया करता है और इससे जो है हमारे एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। तो सीधी सी बात है, हम लोगों को जो एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलती है, वो सामान्यतः एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एडीपी से एटीपी कहाँ हो रहा है, ये एडीपी से एटीपी। तो अरे एटीपी से ही तो हमें ऊर्जा मिलेगी, और जब एटीपी एडीपी में बदल जाएगी तो एडीपी में तो हमें ऊर्जा मिलती ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, ऊर्जा तो हमें एटीपी के रूप में मिलेगी। तो हमें जब एडिनो डाइफॉस्फेट हमारी बॉडी में बनेगा, वो जब एडिनो ट्राइफॉस्फेट में बदलेगा तभी तो हमें ऊर्जा बदलेगी, वरना ऊर्जा मिलेगी ही नहीं हमें। तो आई बात समझ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। कौन सा रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो एटीपी से हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान होती है।
एटीपी के रूप में, बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शरीर संतुलन मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? शरीर का जो संतुलन जो होता है, अब भाई ये क्वेश्चन का आंसर तो भाई मैं कल भी बताया था, परसों भी बताया था, अब आपको जो है वो ध्यान में देना है। शरीर का संतुलन मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थर्ड में जो है वो बी आंसर आ रहा है। एक तो सी आंसर दे रहा है किशन सिंह, सौरभ नोगी ए आंसर दे दिया, आशीष बी 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 प्रमस्तिष्क। अरे मेरे भाई सी आंसर है, बी आंसर दे रहे, क्या दे रहे हो भाई? तो ओके ए बी सी सब आंसर आ गए मेरे राजा। ध्यान में रखो रे, अनुमस्तिष्क इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। शरीर संतुलन मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अनुमस्तिष्क के द्वारा। अनु जो है वो क्या पीती है? शराब पीती है। और शराब पीने पर क्या होता है? सीधी सी बात है, एक तो चल नहीं पाता और एक बोल नहीं पाता है, सीधी सी बात है। और जब चलना और बोलना नहीं होता है तो सीधी सी बात है हमारे शरीर की एक्टिविटी नहीं होगी, वो न तो सही तरीके से चल पाएगा और न ही सही तरीके से बोल पाएगा। तो शरीर का संतुलन कौन करता है? अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। हाँ जी, अनु शराब पीती है। अब तो ध्यान में रखो रे, ये इस प्रकार से याद करने की ट्रिक है, बराबर ना? यस। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है ठोस, तरल, प्लाज्मा और गैस। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो जल्दी से आंसर दो। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कितनी है, कौन सी है? जल्दी से आंसर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो जल्दी से आंसर दो भाई। प्लाज्मा अब की बार सही है। ओके, सी आंसर, यानी कि सी बिल्कुल सही है भाई। सिकराला जाट बहुत अच्छा। MS चौधरी, पूरन सिंह वेरी गुड। प्लाज्मा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो प्लाज्मा की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। पहली अवस्था कौन सी होती है? ठोस, फिर उसके बाद में द्रव, फिर कौन सी होती है? गैस, उसके बाद में प्लाज्मा, फिर उसके बाद में हम लोग क्या कहते हैं कि प्लाज्मा के बाद में BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बराबर। चलो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर। 5 नंबर है, दूध को मथने से इसमें से क्रीम अलग हो जाता है, क्योंकि कौन से बल के द्वारा? दूध को क्रीम से अलग करना, कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या त्वरण बल? बहुत सिंपल है, ये तो सारे क्वेश्चन आज सिंपल ही सिंपल है सर। अब ऐसे क्या क्वेश्चन है? तो भाई सर से क्वेश्चन क्या है तो गलत आंसर तो दो ही मत, बहुत सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। जल्दी से आंसर दो भाई। अरुण चौधरी 5 में ए आंसर आ रहा है, अपकेंद्रीय बल। ओके, सौरभ नेगी, आशीष, किशन सिंह, विष्णु शर्मा बहुत अच्छे, शबाश। अचल सिंह, पूरन सिंह भाटी। तो सीधी सी बात है कि इसका आंसर जो होता है वो अपकेंद्रीय बल होगा। आई बात में, और क्यों होगा? और अपकेंद्रीय बल कहाँ लगता है, अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है, और इसकी शॉर्ट क्या ट्रिक है जिसके द्वारा हम लोग सीधा पहचान ले कि इसमें अपकेंद्रीय बल होगा कि अभिकेंद्रीय बल होगा, ये मेरे द्वारा जो है पूरी तरह से बताया हुआ, बहुत अच्छा बताया हुआ। एक बार पढ़ लोगे तो फिर कभी नहीं गलत होगा, वो एक बस कंसेप्ट है छोटा सा।
तो फिर कभी नहीं भूलोगे कि उसमें कौन सा बल लगेगा, अपकेंद्रीय या अभिकेंद्रीय। ओके, तो सीधी सी बात है, इसमें जो है अपकेंद्रीय बल लगेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा इस प्रकार से है, आजकल दैनिक जीवन में किस गैस से ईंधन का प्रयोग होता जा रहा है? कौन से गैस से ईंधन का? तो जल्दी से आंसर दो, वह कौन सा गैसीय ईंधन है जिसका प्रयोग जो है आजकल बहुत हो रहा है? जल्दी से आंसर दो भाई, कौन सा है भाई? भाप अंगार गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, वायु अंगार गैस या कॉल गैस? जल्दी से आंसर दो भाई, कौन सा है? जल्दी से। बहुत अच्छा, शाबाश। किशन सिंह, सौरभ नेगी, MS चौधरी, बहुत अच्छा भाई, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से, बहुत अच्छा भाई, शाबाश। बी आंसर, बहुत अच्छा, सबका बी आंसर आ रहा है। तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आजकल दैनिक जीवन में किस गैसीय ईंधन का प्रयोग होता जा रहा है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी और प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें मिश्रित गैस होती है। भाप अंगार गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। वायु अंगार गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। कॉल गैस, तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलो ठीक है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गामा किरणें होती है उदासीन, धनावेश, ऋणावेश? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर दो। बता चुके हैं इसमें क्या होगा, जल्दी से आंसर दो भाई। गामा किरणें होती है, कैसी होती है? जल्दी से। अरे सौरभ नेगी, अरुण चौधरी, ध्यान रखना, ठीक है ना? बातें बंद करो। और सीकर आला जाट भाई, आप सब ये कमेंट में सिर्फ बातें मत करो रे। सबके कमेंट आ रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? बस उसको हम लोग बोल ही नहीं रहे, जो इम्पोर्टेंट है वो ले रहे हैं। चलो भाई, ए आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। सीधी सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपने जो होते हैं एक अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, ये तीन है। अल्फा धनावेश, बीटा ऋणावेश, गामा जो होता है वो उदासीन होता है। तो इसमें ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध का मात्रक है। भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या है? जल्दी से आंसर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, जल्दी से आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो जल्दी से आंसर दो। जल्दी से आंसर दो, प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, कूलम, हेनरी, ओम, क्या होगा? जल्दी से आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे दिया जाए। बहुत अच्छा, गजू बना, विष्णु, अंबा सिंह भाटी, अचल सिंह, वेरी गुड, सिकर अलाजाट, बहुत अच्छा, पूरन सिंह, राहुल गांधी, डी आंसर आ रहा है, ओम, बहुत अच्छा, शाबाश। तो ये तो बहुत एकदम सिंपल आंसर है, ओम। ओम इसका राइट आंसर होगा। और यहां से V = IR, यहां से सर्वप्रथम प्रतिरोध आया था, और ये किसके नियम से आया था? ओम के नियम से आया था, ओम के नियम, ये ओम के नियम से आया था। V = IR, जहां R क्या है? प्रतिरोध है, और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है, बराबर। यस, आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 9, पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत किसके कारण दिखाई देते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई,
पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत किसके कारण होते हैं? भाई जल्दी से आंसर दो, किसके कारण तारे जो है वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन और विवर्तन। तो जल्दी से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 9 का। अरुण चौधरी में ए आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा भाई। ओके, शबाश। किशन सिंह, आशीष, सौरभ नेगी, सिक्कर, बहुत अच्छा। विष्णु, राहुल, ओके, आशीष, अम्बे सिंह भाटी, बहुत अच्छा। अपवर्तन, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है भाई, तो सीधी सी बात क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो पृथ्वी पर तारों का टिमटिमाता हुआ नजर आना वो सामान्यतः किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है। बहुत अच्छा। चलो भाई, ये प्रकाश तरंग की कौन सी घटना होगी? तो अपवर्तन होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि किसे प्राप्त होती है? मलेरिया के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर सोच समझ के आंसर दो, ठीक है ना। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि जो है वो किससे प्राप्त होती है? तो जल्दी से आंसर दो, किससे होती है? ओके भाई, तो क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश कुनैन। और क्या होगा भाई? जल्दी से आंसर दो। मलेरिया निदान हेतु प्राप्त, तो भाई ये किससे? बीज पादप, कवक, जीवाणु, काई, किससे होगा? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा इसका आंसर? यस, बहुत अच्छा, ए आंसर आ रहा है, बीज पादप से। यस, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो इस पर, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। भाई आज के क्वेश्चन सारे के सारे क्या है? सिंपल है। ये भी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आपको पता ही है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर भेजो। इलेवंथ का आंसर दो भाई। इलेवंथ में सी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश। सबका आंसर जो भाई ए आ रहा है, सी आंसर। वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। ओके, तो सीधी सी बात है कि पौधों की आयु जो है हम लोग वार्षिक वलयों के आधार पर फाइंड आउट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, मैंने कई बार बता चुका हूं कि भाई पौधों की आयु जो है वो वार्षिक वलय के द्वारा हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। और वार्षिक वलय जो होते हैं ये भी मैं कई बार बता चुका हूं कि वार्षिक जो वलय जो होता है वो सामान्यतया वार्षिक वलय जो है वो किसके द्वारा बनते हैं? जाइलम के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा? जाइलम। ओके, हाँ, और वो भी द्वितीयक जाइलम। चलो भाई आगे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताओ, पौधे के किस भाग से आज के क्वेश्चनों में
ये एक नया क्वेश्चन है। ओके, पौधे के कौन से भाग से जो है वो हल्दी प्राप्त होती है? जड़, फल, पुष्प और तना। रूट, फ्रूट, फ्लावर एंड स्टेम। किस से होगा भाई? जल्दी से आंसर दो। यस, नॉट। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से आंसर भेजो भाई। अरुण चौधरी 12th में जो है वो डी आंसर आ रहा है। अच्छा, गजू बना, सौरभ नेगी, अरुण चौधरी, MS चौधरी, अचल सिंह, बेस सिंह भाटी, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। अरे भाई ये 4-5 जने ही स्टूडेंट जो है वो अपने आंसर दे रहे हैं, बाकी वालों को आते नहीं है क्या? जो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी के सभी जो है वो आंसर भेजो भाई। जल्दी से आंसर भेजो भाई, क्या होगा? स्टेम, वेरी गुड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि हल्दी जो होती है वो सामान्यतः भूमिगत तने का रूपांतरण है। भूमिगत तना का रूपांतरण है, ये सीधी सी बात है। अब मेरी बात ये सुनो, भूमिगत तने और कौन कौन से हैं? एक हमारे पास में होता है आलू भी जो है वो स्टेम होता है, तना होता है, जो कि भूमिगत तने का रूपांतरण है। और अदरक के अलावा और कौन हो? तो सीधी सी बात है, अभी हमने पढ़ा है हल्दी। और कौन सा होगा? तो लहसुन होगा, प्याज होगा, ठीक है ना? हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सारे के सारे अपने जो है वो क्या है? तो ये भूमिगत तने के रूपांतरण हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 13। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कवकनाशी, DDT, बोर्डेक्स मिश्रण, काइनेटिन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को सोच समझ के आंसर दो। क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी है? DDT, बोर्डेक्स मिश्रण, काइनेटिन या इनमें से कोई नहीं? 13 का आंसर, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? धर्मेंद्र सिसोदिया, ओके, अरुण चौधरी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। आशीष, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। धर्मेंद्र सिसोदिया ए, बहुत अच्छा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? ए आंसर आ रहा है सभी के पास में भाई। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सभी जो है वो एक दूसरे के जो है बस ये DDT ही याद है, बाकी तो आपको कुछ आता है ये इसमें से कुछ आता नहीं है। अरे भाई मेरे, कवकनाशी कौन सा है? अरे ये कवकनाशी बोर्डेक्स मिश्रण है। आई बात से इसने ये पूछा है कवकनाशी फंजाई। आई बात में DDT कोई फंजाई नाशी थोड़ी है भाई, ये कवकनाशी बोर्डेक्स मिश्रण है, बराबर ना? यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट? तो भाई सोच समझ के आंसर देना चाहिए था। मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई सोच समझ के आंसर दो। हरी गोदारा, ए आंसर आ रहा है। क्या बात है भाई गोदारा, अभी इतने दिनों बाद आया और फिर भी गलत आंसर दे रहा है भाई, क्या बात है? ओके, पूरन सिंह, बहुत अच्छा। हाँ जी, DDT कीटनाशक है मेरे भाइयों, बिल्कुल सही कहा गजू बना, वेरी गुड। हाँ, या तो मुझे पता है एक यही है, DDT जो है सबसे पहले देख लिया, बाकी वाले ऑप्शन को तो देखा ही नहीं, तो DDT ये नहीं सोचा किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 14, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पादप कली है। पादप की कली क्या है? एक कली क्या होती है? एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष और एक बीज। भाई एक पादप की टहनी, इस क्वेश्चन को कम से कम जो है सोच समझ के आंसर देनी। एक पादप की कली क्या है? मैं आपको बता चुका हूं कि भ्रूण क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है।
आई बात समझ में? और युग्मनज क्या होता है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है वो सोच समझ के आंसर दो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि पादप की कली जो होती है एक भ्रूणीय टहनी होती है। जी नहीं, भ्रूणपोष नहीं होता है राजा। अरे हम लोग सीधी सी बात है, पादप की कली जो होती है इसको तो हम लोग टहनी तो बोलते हैं और भ्रूणीय भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि गुलाब है, गुलाब की डाली को काट करके आप कहीं दूसरी जगह लगाओगे तो वो गुलाब जो है वो लग जाएगा। तो ये भ्रूण का काम तो कर ही रहा है, और कौन कर रहा है? तो इसकी टहनी कर रही है, तो भ्रूणीय टहनी बराबर। आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस लो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से आंसर दो। ये इस प्रकार से क्वेश्चंस है, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? जीवाणु और कवक, जीवाणु और शैवाल, और जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल एंड कवक। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजो, क्या होगा? वेरी गुड भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दो 15 नंबर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। ये तीनों ही इसका आंसर होगा, जिसे उद्योगों में सूक्ष्म जीवों में से कौन से, इन सूक्ष्म जीवों में से एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। ओके, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के सेशन में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, आपके आंसर भी जो है बहुत अच्छे आ रहे थे, और अधिकांश स्टूडेंट के सारे आंसर जो है वो राइट भी है, बहुत अच्छी बात है। चलो तो प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हम लोग करेंगे। कल फिर हम लोग ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में आएंगे। ओके, तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।